Hello everyone. Let's discuss today's newspaper. 31st की डेट को आपका इकोनॉमिक सर्वे आया था, उससे से रिलेटेड मैक्सिमम न्यूज़पेपर में डिस्कशन आया हुआ है कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताया गया है, क्या हमारा जीडीपी के बारे में डिटेल में आगे होना चाहिए। तो उसी चीज़ को मैं पूरा डिटेल में करूँगा। आपका ये आर्टिकल एडिटोरियल आर्टिकल्स में भी दो तीन आर्टिकल्स आए हैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, मैंने एक्सप्लेन पेज पे भी डिटेल में आया था। तो इसी को एक्सप्लेन डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने बोली है इस बार इकोनॉमिक सर्वे में, और हमारा क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स रहेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो आने वाला है। और उसके रिस्पेक्ट में आज जो बजट आया है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि बजट में क्या क्या प्रोविजंस उन्होंने रखे हैं, किस तरीके से उसको इंक्लूड किया जाएगा सारी चीज़ों के, सारे सेक्टर्स के लिए क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हमारा गवर्नमेंट जो है कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, ठीक है, ग्रोथ के लिए। ऑलरेडी आपको पता है बजट कौन पेश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आपकी जो निर्मला सीतारमन जी थी उन्होंने किया था। और हमारे जो इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, वो आपका मेजर रोल प्ले करते हैं इस इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट करने में और उसको बनाने में, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताइए कि कौन से इकोनॉमिक्स अभी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है उनका नाम क्या है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जो ये बजट इशू करता है, ये सॉरी सर्वे जो है तो लेके आता है। तो ये कौन सा है डिपार्टमेंट जो ये सर्वे निकालता है, इवन बजट कौन है जो पब्लिक बनाता है, ठीक है। ठीक है, तो एक हलवा सेरेमनी होती है, तो उसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा, गूगल पे सर्च करिए कि हलवा सेरेमनी क्या होती है बजट बनाने के टाइम पे। और बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। और पहले तो रेड उसमें आता था बजट आपका, रेड बैग में। सिमिलरली अभी भी आता है, तो बट अभी डिजिटल बजट आता है, पिछले साल भी डिजिटल आया था, इस साल भी डिजिटल बजट आया हुआ है। तो आप तो देखिएगा उसमें भी रेड कलर का यूज़ किया जाता है। तो क्या है रेड कलर का यूज़, क्या सिग्निफिकेंस है, एक बार एक सर्च कीजिएगा गूगल पे और देखिएगा क्या मतलब होता है, ठीक है। मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जो मेन इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या है और बजट में क्या गवर्नमेंट लेके आई है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या उन्होंने बोला है। इकोनॉमिक सर्वे में जो उन्होंने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है कि हमारे जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे वो आगे काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर देखा जाए 2022-23 में जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका ग्रोथ रेट उन्होंने एक्सपेक्ट किया 8 से 8.5% के बीच में रहेगा। इट्स क्वाइट गुड, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी, इस साल भी 9% के अप्रॉक्सीमेट रहेगा, नेक्स्ट ईयर भी 8.5% रहेगा। तो हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी, ठीक। इसके लिए उन्होंने बोला है कि जो हमारा फिजिकल स्पेस है काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट देखा जाए काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अप्रैल टू नवंबर में जो हमारा गवर्नमेंट का इनकम हुआ है वो 67.2% इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू में। रेवेन्यू रिसिप्ट आपके इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं, और आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसको हम किसी और वीडियो में एक बार करेंगे डिटेल में कि आपको बजटिंग फिजिकल पॉलिसीज़ क्या होती है उसको डिटेल में बताऊंगा। बट अभी एक समझ लीजिए कि रेवेन्यू क्या होता है, कि जो डेली एक्सपेंडिचर होता है, डेली इनकम होता है, जो हर एनुअली में गवर्नमेंट की इनकम होती है, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। तो वो देखा जाए अप्रैल नवंबर में 67% ज़्यादा हुई थी, जबकि एक्सपेक्टेड था सिर्फ 9.6% रहेगी। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा भी मनी है, इनकम हुई है टैक्सेशन डिफरेंट वेज के थ्रू, जिसकी वजह से वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर पाएगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। इस फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर पाएगी, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रेट और भी ज़्यादा हाई हो पाएगी, ठीक है। तो पहला जो प्रॉस्पेक्ट है, बेटर प्रॉस्पेक्ट जो हमें देखने को मिल रहा है, वो फिजिकल स्पेस गवर्नमेंट के पास में अच्छा रहेगा। तो उसकी वजह से हमारा क्या रहेगा, ग्रोथ रेट काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये एक बेटर है, अच्छी से अच्छी कंडीशन दिखा रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो है राइट कंडीशन में, राइट सिचुएशन में मूव कर रही है। दूसरा है जो उन्होंने बोला है इकोनॉमिक सर्वे में कि जो आपकी इकोनॉमिक्स रहेगी, वैक्सीन इकोनॉमिक्स का मतलब ये बताया कि हमारा जो वैक्सीन हो रही है मैक्सिमम, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि 75% से ज़्यादा जो एडल्ट है वो दोनों डोज ले चुके हैं। 90% से ज़्यादा जो एडल्ट है वो सिंगल डोज ले चुके हैं। इवन 15 to 18 ईयर में भी लगभग मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेशन ले रही है। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन होने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो वायरस है, वायरस का इफेक्ट कम होएगा, जिसकी वजह से जो और इंडस्ट्रीज जो क्लोज हो चुकी थी, जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो रखे थे, वो आपके कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होएगा, ठीक है। तो एक बेनिफिट होएगा हमें वैक्सीनेशन होने की वजह से, मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, इसकी वजह से बहुत सारी जो इकोनॉमी आपके इंडस्ट्रीज थी जो बंद हो रखी थी, बहुत ही कम लेवल पे यूज़ हो रही थी, उनका यूज़ काफ़ी कम हो रहा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होएगा। आपके जो सर्विस सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा, आप देखेंगे बहुत जगह पे इम्पैक्ट हुआ था, इंडस्ट्री सेक्टर्स पे भी इम्पैक्ट हुआ था, तो वो आपका इजीली रिकवरी होएगी, स्ट्रांगर रिकवरी होएगी, ठीक है। इन्फ्लेशन प्रेशर, ये कंसर्न की बात है कि इन्फ्लेशन का प्रेशर कैसे रहने वाला है इस बार। देखा जाए तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपका इन्फ्लेशन, जो आपका इन्फ्लेशन बैंड है जिस पे आरबीआई कंट्रोल करती है, मॉनेटरी पॉलिसी अपना चलाती है, 4 ± 2%, मतलब 2 से 6% के बीच में।
तो रिसेंटली कुछ पे देखा है, अगर आप ट्रेंड देखें, यहाँ पे जो ट्रेंड उन्होंने बनाया है, इसमें नहीं बनाया हुआ है, आपको दूसरी उसमें फाइल में मैं आपको दिखा दूंगा कि आपका जो ट्रेंड है वो किस तरीके से इन्फ्लेशन का जो है वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कुछ टाइम पीरियड के लिए, बिटवीन द टाइम पीरियड ऐसा था कि वो 6% से ज़्यादा रहा था। बट हमारी जो आरबीआई थे उसमें एकोमोडेटिव स्टेट रखा था। रिसेंटली जो प्रेशर है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो आ रही है, उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन हमारा जो होता है डिफ्लेक्ट रहेगा, चेंज रहेगा, काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल रहेगा। तो आरबीआई को यहाँ पे मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा। बट एक अच्छी बात है कि आरबीआई के पास में फंड बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, लगभग 600 से मिलियन बिलियन से ज़्यादा हमारे पास में आरबीआई के पास में रिजर्व है, जिसकी वजह से वो रिस्क ले सकता है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। सिमिलरली गवर्नमेंट भी फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का कम्बिनेशन यूज करके प्रॉपर उसको इन्फ्लेशन के प्रेशर को कम कर सकती है। जो आपका इन्फ्लेशन का मेन टारगेटिंग होता है वो सिर्फ आरबीआई करता है, आपका गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट का काम होता है जीडीपी ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह को देखने का, इन्फ्लेशन को टारगेट करने का आपका आरबीआई ही देखती है। आरबीआई ने अभी रिसेंटली जो स्टैंड रखे हैं अपने, वो एक स्टैंड रखे हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि हमें ग्रोथ करने के लिए इन्फ्लेशन को अगर प्रेशर बढ़ भी रहा है तब भी हमें जो आपके सी आर आर, रेपो रेट, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको कम रखेंगे, इसको इंक्रीज़ नहीं करेंगे। बट यूएस की फेडरल जो वहाँ पे फेड रिजर्व थी, उन्होंने अभी रिसेंटली बोला है कि हम अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट हमारे यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो सकता है, हमारे यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, जिसको हैंडल करने के लिए हमारे जो रिजर्व्स हैं, जो ऑलरेडी इतने अच्छे बने हुए हैं, $633.6 बिलियन तक बने हुए हैं, वो उसको यूज़ किया जाएगा। तो उससे काफ़ी बेनिफिट होएगा आपके उससे हैंडल करने पे इन्फ्लेशन की कंडीशन को, और जो आपके फॉरेस्ट रिजर्व्स है, फॉरेस्ट एक्सचेंज में जो इम्पैक्ट आएगा वो भी हैंडल कर पाएंगे। एक जो मेजर चैलेंज है नेक्स्ट उसमें आने वाला है, वो आपका एनर्जी रिस्क। रिसेंटली आपको पता है यूक्रेन का जो इशू हो रहा है, इसकी वजह से रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में इशू हो रहे हैं नेचुरल गैस को लेकर, उनके इशूज़ को लेकर। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं, लगभग $90 पर बैरल के अप्रॉक्सीमेट पहुंच गया है। जबकि ऐसा एज्यूम किया इकोनॉमिक सर्वे में कि नेक्स्ट में लगभग $70-75 के अप्रॉक्सीमेट रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर मान लो 90 से ऊपर जाते हैं तो हमारी इकोनॉमिक्स पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम अपना जो क्रूड ऑयल होता है इंपोर्ट करते हैं। लगभग 25 से 30% जो हमारा इंपोर्ट बिल होता है वो आपका क्रूड ऑयल की वजह से ही होता है। तो एनर्जी रिस्क है, इसमें उन्होंने बोला है कि किस तरीके से हमें आगे के प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हुए डाइवर्सिफाइड करना चाहिए अपने एनर्जी मिक्स को, सोर्स ऑफ एनर्जी को, फॉसिल फ्यूल्स को कम करना चाहिए, जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी है उसको यूज़ करना चाहिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है सोलर और विंड पावर से, वो इस तरीके से ऑन डिमांड एनर्जी सप्लाई के तरीके से इंश्योर करनी चाहिए, ताकि उनको स्टोर किया जा सके, उसको फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वो इंटरमीडिएंट होते हैं। दिन में ही आप सोलर पावर यूज़ कर पाओगे, रात में नहीं कर पाओगे। सिमिलरली विंड जब चलेगी तभी विंड सप्लाई हो पाएगी, विंड एनर्जी जनरेट हो पाएगी। तो उन्होंने ये बोला कि इस तरीके से रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि हम लोग एनर्जी का जो रिस्क जनरेट हो रहा है ग्लोबल इश्यूज़ की वजह से उसको डाइवर्सिफाई कर पाएँ, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रॉपरली यूज़ करें। तो इससे क्या होगा कि हम लोग अपनी एनर्जी को मेंटेन कर पाएंगे। और देखा जाए तो एनर्जी की नीड हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ के रेस्पेक्ट में देखें तो हम लोग 8 टाइम्स लेस एनर्जी यूज़ करते हैं। अगर यूएस वगैरह की बात करें तो बहुत है, 20 टाइम्स या 15 या 20 टाइम्स लेस एनर्जी यूज़ करते हैं पर कैपिटा बेसिस पे देखा जाए। और अगर हमें अपर मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाना है करके, तो हमें लगभग 4 टाइम्स इंक्रीज़ करनी पड़ेगी एनर्जी यूज़ को। वो मिनिमम एक आइडिया है, एक एवरेज के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, जिसके बेसिस पे होना चाहिए करके। तो 4 टाइम्स बढ़ाने के लिए हमें एनर्जी को प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा उसी रेस्पेक्ट में। हमारा काफ़ी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है, हम लोगों ने काफ़ी नई चीज़ें इंक्लूड की हैं इसमें। सोलर पावर का काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है, लगभग 60 गीगावाट तक हम लोगों ने जनरेट किया है पिछले 5-6 ईयर्स में। बट स्टिल इट्स नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू बिल्ड अ लॉट अबाउट इट, वी नीड टू डू अ लॉट अबाउट इट। और सेम चीज़ आपके जो डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं उनको भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे उन्होंने इम्फेसिस किया है इकोनॉमिक सर्वे में भी, R&D पे फोकस किया जाए और फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज को कम किए यूज़ किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को ज़्यादा ज़्यादा यूज़ किया जाए। सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट जो है उनको रिड्यूस किया जाए, उसके लिए रिफॉर्म लेने की बात की है इकोनॉमिक सर में। कंटिन्यूसली रिफॉर्म लेने की बात करने की उन्होंने बोला है कि किस तरीके से हमें सप्लाई साइड डिमांड इंक्रीज होगी। वी ऑल नो दैट कि कोविड की वजह से सिचुएशन जब नॉर्मलाइज होगी तो डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज होगी, बट वो डिमांड को फुलफिल तभी हम कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट को हम लोग रिड्यूस करेंगे जब सप्लाई हमारी इंक्रीज होगी। इससे लिए ज़रूरत है हमें कि एमएसएमई बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा डेवलप किया जाए,
साथ में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्रिवन जो इंडस्ट्रीज़ है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए और उन सब चीज़ों को यहाँ प्रोड्यूस किया जाए इंडिया में जिसको हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी उसी को यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो ये सभी होएगा जब हम सप्लाई साइड रिफॉर्म लेके आएंगे, जिसकी वजह से आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जियो पॉलिटिक्स है, क्लाइमेट चेंज, इनकी जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है उसको हम साइडलाइन कर पाएंगे और सप्लाई साइड स्ट्रेटजी अगर प्रॉपर करेंगे तभी हमारी डिमांड और सप्लाई मैच कर पाएगी और हमारा इन्फ्लेशन लो होते हुए भी हम लोग काफ़ी हाई ग्रोथ रेट अचीव कर पाएंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये काफ़ी अच्छा एक इंडिकेटिव है कि 2021-22 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 11.8% रही है, बट दिस इज अ मेजर रीजन ऑफ बेस इफेक्ट की वजह से ये मेजर रीजन है, बट स्टिल इट्स गुड थिंग कि हम लोग इतना अच्छा हाई बेस से इंडस्ट्री को ग्रोथ ले हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में। बट ये तभी अच्छा और हो पाएगा जब पीएलआई जैसी स्कीम जो है वो आगे काफ़ी आगे तक और सारे सेक्टर्स में एक्सपेंड की जाएगी और उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाएगा। दूसरा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी जो गवर्नमेंट ने चलाया था एमएसएमईज के लिए, उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। अभी हमने डिस्कस किया कि एमएसएमई एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपके एक्सपोर्ट के लिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो एमएसएमई इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी जो स्कीम है उसको और इंक्रीज़ करना है और सिमिलरली पीएलआई स्कीम को भी इंसेंटिवाइज करना है। पब्लिक स्पेंडिंग की ऑलरेडी बात करें तो हमारा जो अभी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, पब्लिक स्पेंडिंग है, वही मेजर रोल प्ले कर रही है जीडीपी ग्रोथ के लिए। जीडीपी हमारा तभी ग्रोथ हो पा रहा है क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर है उसकी जो स्पेंडिंग है वो लेस है, इंडस्ट्री की स्पेंडिंग लेस है, सिर्फ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है जो मेजर रोल प्ले कर रही है आपकी जीडीपी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी जो हमने देखा कि फिजिकल स्पेस क्रिएट होने वाला है गवर्नमेंट के पास, पर डेफिनेटली वो आगे एक्सपेंडिचर कर पाएगी। सिमिलरली साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव सेक्टर भी जब इन्वेस्टमेंट करेगी तो हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से हमारे जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारा बहुत ज़रूरी है और वो डेवलप करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ उन्होंने बताई है किस तरीके से हम सभी इन सभी चीज़ों पे प्रॉपर मेजर्स लेके इन सभी जो चैलेंजेस हैं उसको हम हैंडल कर पाएंगे और प्रॉपरली अपना जीडीपी ग्रोथ कर पाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे अच्छा आया है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जहाँ पे 1957-58 में सिर्फ 38 पेज का था और लास्ट ईयर लगभग 877 पेजेस का इंक्रीज हुआ था, उसको रिड्यूस करके इस साल 413 पेजेस का है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए अभी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्योंकि कम ही पेजेस रहेंगे तो कम पढ़ना पड़ेगा। एक बेनिफिट है, इस बार सिर्फ 413 पेज का है, आप लोग पढ़ सकते हो, उसमें अपेंडिक्स वगैरह भी रहेंगे तो और भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट आप दो आर्टिकल और भी आए हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे से, रैंप अप सपोर्ट एंड रूम टू ग्रो, ठीक है। रैंप अप सपोर्ट में जो उन्होंने चैलेंज की बात की है उसकी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया इसमें उन्होंने किस तरीके से बताया है कि जो इकोनॉमिक सर्वे में ग्रोथ को 88.5 रखा है उसको लेस एज्यूम किया है करके, अच्छी बात है क्योंकि वो रियलिटीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं। बट इसमें एक जो मेजर चैलेंज उन्होंने जो यहाँ पे हैंडल नहीं किया है वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होगी, साथ में आपका इनक्वालिटी जो इंक्रीज हो रही है वो भी आपकी क्रिएट करेगी, जीडीपी ग्रोथ कर रिस्ट्रिक्ट करेगी ग्रोथ होने में, हायर ग्रोथ होने में। साथ में एमएसएमई भी जो होगी उसमें भी फाइनेंशियल स्ट्रेस जो क्रिएट हुआ है उसको भी ग्रोथ करना चाहिए। तो इसके लिए ही गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लेके आई थी, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत है तभी आपका बेनिफिट हो पाएगा, ठीक है। यही मेन इसमें आर्टिकल में बोला था। और इसमें ऑयल वाला जो एक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वो $90 से ऊपर पहुंच गया पर बैरल, जहाँ पे $70-75 एज्यूम किया गया है। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। सिमिलरली जो चैलेंज आपका जो है कि ग्रोथ रेट, वर्ल्ड की ग्रोथ रेट भी आपकी डिक्लाइन है। डब्ल्यूटीओ ने ऐसा एज्यूम किया है कि जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो 4% रहेगी एज कम्पेयर टू 5.9%। इसकी वजह से क्या है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम ग्रोथ हो पाएंगे, हमें इंपोर्ट वगैरह ट्रेड करने में डिफिकल्टीज रहेगी, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी स्लो डाउन इफेक्ट पड़ेगा। बट इसमें एक बेनिफिट भी है, जीडीपी ग्रोथ में स्लो डाउन जो आ रहा है वो मेनली चाइना की इकोनॉमी की वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें चाइना की जगह पर अपनी इंडस्ट्री को रिप्लेस करके इंटरनेशनल मार्केट में बेनिफिट हो सकता है। बट ये तभी होएगा जब हमारा कम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होएगा, जब हमारे यहाँ पे लेबर इंडस्ट्री और आपकी कैपिटल इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छे से मूव करेगी, तभी हमारा ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो यही चीज़ें उन्होंने इस आर्टिकल में बोला है कि क्या आपके चैलेंजेस आएंगे जिसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। सेम चीज़ इस आर्टिकल में भी बताया है कि आपका जो इकोनॉमिक सर्वे आया है काफ़ी अच्छा आया है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें कंसिडर की।
बट वो तभी सारी चीज़ें बेनिफिट होंगी करके जब हम लोग सारे चैलेंजेस को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एमएसएमईज का रोल भी इन्होंने बोला है। जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है करके, कि आपके बूम पीरियड के टाइम पे 2006-7 के टाइम पे बहुत सारी बैंकों ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट दिया था, लोन दिया था सस्ते दामों पे। ठीक है, बट बाद में वो एनपीए में क्रिएट हुआ, वो जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो सक्सेस नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्रिएट हुआ, एनपीए में क्रिएट हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ कि बैंक नए इंडस्ट्रीज को लैंड नहीं कर पा रही थी, और पुराने जो इंडस्ट्रीज थी वो भी अपनी जो अकाउंट्स थे उसको क्लियर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इंडस्ट्री को बेनिफिट नहीं होता। तो दोनों जगह दोनों बैलेंस शीट, बैंक की बैलेंस शीट, इंडस्ट्री की भी बैलेंस शीट, दोनों में प्रॉब्लम थी। इसी को बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो ये दोनों बैलेंस शीट की प्रॉब्लम की वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी रुका हुआ था। रिसेंटली जो मेजर्स लिए गए जिसकी वजह से बैंक का जो बैलेंस शीट है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं आपके आईबीसी एक्ट के आने की वजह से बहुत सी इंडस्ट्री रिजॉल्व भी हो गई और अच्छा परफॉर्म भी कर रही है उसके बाद में। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम काफ़ी कुछ रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से अभी वापस लैंडिंग फ्रेश लैंडिंग करना बैंकिंग के लिए ईजी रहेगा। तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट हमारा काफ़ी ईजी रहेगा। तो इसमें आपका मेजर रोल जो प्ले करेगा कौन करेगा, एमएसएमई करेगा। ठीक है, इसमें यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसको अगर हम नेशनल लेवल पे इंक्रीज करेंगे और सभी जगह पे करेंगे इसको, तो इसकी वजह से हमारे जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत बेनिफिट होएगा, और हमारे जीडीपी ग्रोथ एमएसएमई दोनों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट में इसमें मेजर्स लेने चाहिए। रीसेटिंग द बैलेंस ये आपके यूपी के पॉलिटिकल से रिलेटेड है, इसको हमें अपनी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट एंड पिगासस, इसको समझ लेते हैं कि क्या इशू चल रहा है। पिगासस वाला ऑलरेडी हमारा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था। पिगासस एक सॉफ्टवेयर है जो आपको यूज़ किया जाता है सर्विलेंस के लिए। ठीक है, किसी के भी मोबाइल में जा ये इसको डाला जा सकता है विदाउट द नोइंग ऑफ दैट पर्सन। वो मोबाइल जिसका भी है उसको बिना पता हुआ है उसके अंदर पिगासस डाला जा सकता है, और उसके अंदर का सारा डाटा जो भी जिसने भी यूज़ किया है पिगासस, गवर्नमेंट ने यहाँ पे यूज़ किया था, तो उसके पास सारा डाटा चला जाएगा। तो एक तरीके से सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया था। गवर्नमेंट ने पहले ये बताया था कि हमने इसलिए यूज़ किया है इसको ताकि नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके, और लॉफुल तरीके से आपको इंटरसेप्शन किया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को। बट सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गया था पेगासस को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज़ नॉट द राइट वे। आप नेशनल सेफ्टी के रेस्पेक्ट में आप कुछ भी करोगे वो सही नहीं माना जाएगा, आपको पूरे प्रॉपर रीज़न देने पड़ेंगे। उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी अभी लुक आउट कर रही है कि क्या पेगासस का मिसयूज़ हुआ है, क्या गलत यूज़ हुआ है। आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज़ करो तो आप उन पे यूज़ करो जो सस्पेक्ट है, बट अगर आप अपोजिशन पे या जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या कोई न्यूज़पेपर के एडिटर के में यूज़ कर रहे हो पेगासस, देन इट शोज दैट कि आप प्रॉपर तरीके से उस सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हो। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी बनाई थी और उसी को कर रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ क्या हुई है, न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज़ आई है करके कि गवर्नमेंट ने पेगासस को ख़रीदा था अपने एक मिलिट्री डील के थ्रू। तो उसमें अभी इससे और भी चीज़ें क्लियर वो आ जाती हैं, इश्यूज आ जाते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने सच में यूज़ किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ऐसा कुछ में मेंटेन प्रॉपर्ली नहीं बताया था। अब ये जो कमेटी है इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए और देखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने मिसयूज़ किया है क्या, पेगासस को, क्या उसको यूज़ किया था, क्या उसने खरीदा था, और खरीदा था किस लिए खरीदा था। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है। ये आपके नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी है, आपके सोशल सिक्योरिटी इशूज से रिलेटेड भी है, और साथ में आपके राइट टू प्राइवेसी से भी रिलेटेड है। ठीक है, ये एक अच्छा आर्टिकल आया है राजा मोहन जी का। आपको पता ही है कितने अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। डूइंग बिजनेस इन अ न्यू वर्ल्ड, इन्होंने आपका इकोनॉमी और जियो पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं उनको एक साथ मिक्स करके जियो इकोनॉमिक्स की बात की, कि रिसेंटली जो कंट्रीज़ है, नेशंस है, वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ पहले आइडियोलॉजी बेस पे नहीं होते थे कि कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी या डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म, इसके बेसिस पे वो लोग अभी इस रिसेंट टाइम में नहीं एक दूसरे को देख रहे हैं या एक दूसरे से रिलेशन बना रहे हैं। आपके जो रिलेशन बन रहे हैं दैट इज़ मोर ऑन द इकोनॉमिक बेसिस। ठीक है, इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा यूज़ किया है चिमेरिका। चिमेरिका यूज़ किया, चाइना और अमेरिका दोनों की आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट है। एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, दूसरी आपकी कम्युनिस्ट सोसाइटी है, बट दोनों ही आपस में इतना ज़्यादा ट्रेड करते हैं जो और जगह दूसरी डेमोक्रेसीज के बीच में काफ़ी कम है कर रेस्पेक्टिवली, उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए। तो यहाँ पे उन्होंने वही जियो इकोनॉमिक्स की बात की। जियो इकोनॉमिक्स में क्या होता है करके, जब आप किसी की जो आपका जियोलॉजिकल या जियोग्राफिकल जो रिलेशन होते हैं, किसी कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, वो इकोनॉमिक बेस पे होते हैं। चाइना का देखा जाए कि जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल
वो हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सी कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। बहुत सी कंट्रीज़ को उसने लोन दे रखा है, जिसकी वजह से उसका आपका पॉलिटिकली इंटरफेरेंस भी करता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पैसा दे रखा है लोगों को। चाहे श्रीलंका में देखें, पोर्ट के इश्यूज़ को देखें, चाहे आपके डिफरेंट मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ को भी देखें, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी देखें। वहाँ चाइना का इन्फ्लुएंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसने जियो इकोनॉमिक्स रोल प्ले किया है वहाँ पे, ना कि जियो पोलिटिकल। अपने आइडियोलॉजी को नहीं किया उसने, लोगों को पैसा देके उसको अपनी तरफ या अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करने की कोशिश की। सेम चीज़ यहाँ पे भी बोला है कि इंडिया के को भी अपने जियो इकोनॉमिक्स को भी इंक्रीज़ करना चाहिए। जैसे रिसेंटली उन्होंने बताया कि जो आरसीपी इंडिया ने वर्कआउट किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि चाइना का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उस चीज़ में। चाइना की वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो अभी उस चीज़ को छोड़ के इंडिया को क्या करना चाहिए, जो जैसे भी जिनके चैलेंज है चाइना को लेकर, जो इशूज़ आ रहे हैं करके, जिस भी कंट्रीज़ को, उन कंट्री को जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएई, इजराइल, इनके साथ में डायरेक्टली ट्रीट करना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी इज आल्सो वन ऑफ द मेजर पार्ट फॉर इंटरनेशनल रिलेशन। जब तक ट्रेड इंक्रीज नहीं होगा, अब रिलेशन अच्छे नहीं होंगे किसी भी कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है। उसके साथ में अपनी इंडस्ट्रीज़ को भी इंक्रीज़ करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत स्कीम को जैसे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जितना ज़्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपका ट्रेड इंक्रीज़ होगा किसी भी कंट्रीज़ के साथ में। तो ज़रूरी है, अगर हमें चाइना को बीट करना है तो हमारे इंडस्ट्रीज़ जो है और सर्विस सेक्टर, इसको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने वही जियो इकोनॉमिक्स का रोल का बताया है, और जियो इकोनॉमिक्स रोल बहुत ज़्यादा मेजर करता है। अभी जियो पोलिटिकल, आपका ये मान के चलिए, जियो पोलिटिकल कोई भी चीज़ आपकी अलग नहीं है जियो इकोनॉमिक्स से। जब तक जियो इकोनॉमिक्स नहीं होगा, तब तक आपका जियो पोलिटिकल रोल नहीं फुलफिल होएगा। आइडियाज़ ऑफ इंटरनेस इंडियननेस, ये एक रिसेंटली रिसर्च आई थी, प्यू रिसर्च की। उसके कुछ डाटा था, उसको उन्होंने डाटा को बताया कि किस तरीके से इंडिया के लोग सोचते हैं अपने इंडिया के बारे में। रिलीजियस डाइवर्सिटी 84% एक इंडिया की वैल्यू समझते हैं। रिस्पेक्टिंग रूलर्स 88% समझते हैं कि इट्स इंडियननेस। इंडियन एंसेस्ट्री जो है 70% लोग बोलते हैं कि वो होने से वो हमारा होता है। जो 56% लोग बोलते हैं कि बीइंग ए हिंदू इज इंडियननेस। स्पीकिंग हिंदी इज इंडियन है, 57% ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये एक इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की है कि हमारी जो इंडिया है, दैट इज़ अ कम्युनिटी विद इन द कम्युनिटी। बहुत सारी कम्युनिटी जो एक साथ रह रही हैं, और सबका अपना अपना अलग आइडियोलॉजी है फॉर द इंडिया। उनके अलग अलग हिसाब से उनका इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और हर एक कम्युनिटी के लोग डिफरेंट तरीके से इंडिया के होने या अपने इंडियन होने का प्राउड फील करते हैं। सभी के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, सभी के डिफरेंट थिंकिंग होती है, जिसकी वजह से वो लोग एक इंडिया के अंदर रहते हुए डिफरेंट तरीके के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और एक साथ बाइंडिंग भी है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के साथ में प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, वो हर कंट्रीज में भी होती है, बट फिर भी वो सब मैक्सिमम लोग साथ में रहते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर ओन थिंकिंग, दैट कि हमें मेन हमारा काम क्या है कि डाइवर्सिटी को मेंटेन करना और रिस्पेक्टिंग अदर्स। ठीक है। कोई भी किसी रिलीजन को अननेसेसरी हर्ट नहीं करना चाहता अनटिल अनलेस उनको खुद को प्रॉब्लम्स ना हो। कुछ लोग, कुछ आपके जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म होते हैं, जिनको अपने रिलीजन को ज़्यादा प्रमोट करना होता है और दूसरे रिलीजन के साथ में फाइट करनी होती है, अपने पोलिटिकल इंटरेस्ट को आगे रखना होता है, वो लोग ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशंस आती है। अदरवाइज ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है। ये उन्होंने यही बोला है कि कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटी ये होता है। राइट टू पीस, ये बहुत अच्छा आर्टिकल आया है कि आपके जो एक रिसेंटली जो जनवरी 3 को एक स्टेटमेंट आया था, जितने भी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, कि हमें आर्म्स रेस को अवॉइड करना चाहिए और एक दूसरे पर टारगेट या किसी भी स्टेट पे टारगेट नहीं करना चाहिए। आपके किससे रिलेटेड? ये न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है। तो न्यूक्लियर पावर जो आपको पता है कि जो P5 कंट्रीज है वो न्यूक्लियर पावर से लेसस है, और आपका कोल्ड वॉर जो चला था दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर वॉर जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला है, उन्होंने रीअफर्म किया कि न्यूक्लियर वॉर कैनॉट बी वन एंड मस्ट नेवर बी फॉट। क्यों कैनॉट बी वन? क्या मतलब क्या है कि जो भी जीतेगा उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा है, इतने लोगों की डेथ होगी और उसके फ्यूचर में भी इम्पैक्ट रहेंगे। आपको भी पता है जापान में अभी भी उसकी झलक देखने को मिलती है, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे डाले गए थे वो। तो वो इसलिए ये वॉर कोई नहीं जीतेगा। जो भी मतलब क्लेम करेगा कि हम जीत गया, कुछ भी करेगा, तो वो भी फ्यूचर में उसको सर्वाइव करने या उसको देखने के लिए नहीं रह पाएगा, उतना ह्यूमन बीइंग नहीं रह पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। और मस्ट नेवर बी फॉट, वी ऑल नो दैट की कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस होंगे, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, किससे भी नहीं करके, क्योंकि कंटिन्यूसली इसमें जो डेवलप हो रहे हैं, आपके वेपन्स डेवलप हो रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे फ्यूचर में। ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो P5 नेशन है वो आके आपस में मिलके बोल रहे हैं करके कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए।
पीस को इस्टेब्लिश करना है तो हमें पीस तभी इस्टेब्लिश होगी। आप बम पे बैठ के पीस को नहीं बोल सकते हो कि हमने पीस इस्टेब्लिश किया। आप देखिए ना, न्यूक्लियर का पूरा बम बना रखा है हमने, उसके बाद बैठ के बोल रहे देखिए न्यूक्लियर पीस इस्टेब्लिश है, कोई भी एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहा है क्योंकि सबको डर लग रहा है, एक न्यूक्लियर डिटररेंट क्रिएट हो रहा है। बट आप देखिए कभी भी ये बम फूटा तो कौन बचेगा, क्या कोई बच पाएगा क्या? बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही कम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। ह्यूमनिटी का पूरा तरीके से अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर न्यूक्लियर पावर क्रिएट हो। तो ये एक बहुत मेजर रोल है कि अगर हमें पीस चाहिए तो न्यूक्लियर वेपन्स को जड़ से खत्म करना पड़ेगा, उनको पूरी तरीके से डिसआर्मामेंट करना पड़ेगा। एक भी न्यूक्लियर वेपन पूरे वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट वी आर पीसफुल। क्योंकि एक भी रहेगा तो हमेशा डर बना रहेगा कि यहाँ पे न्यूक्लियर वार या न्यूक्लियर बम फूट सकता है, और किससे कितने लोगों का लॉस होगा वी डोंट नो। ठीक है, तो अगर पीस को स्टेब्लिश करना है तो हमारे लिए सबसे मेजर रूल है कि हमें सारा डिसआर्मामेंट होना चाहिए। और जो आपके यूनियन सेक्रेटरी जनरल है यूएन के, अंतोनियो गुटेरेस, उन्होंने बोला था न्यूक्लियर इनहेलेशन इज जस्ट वन मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस कैलकुलेशन अवे। न्यूक्लियर इनहेलेशन का मतलब है कि कोई भी नहीं बचेगा, पूरा इनहेलेशन हो जाएगा, सारे के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। तो तब एक सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की दूर है, कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ, किसी एक ने बम कर दिया किसी दूसरी तरफ, बस हो गया, या मिस कैलकुलेशन हो गया, सही तरीके से आपकी टेस्टिंग नहीं हुई, किसी पे अटैक हो गया, बस वहीं पे आपका क्रिएट हो गया न्यूक्लियर वार और सब लोगों की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये इश्यूज रहेंगे आपके जब न्यूक्लियर कोई भी न्यूक्लियर बम है। ठीक है, तो इसमें जो मैंने 6 फ्रंट्स बताए हैं कि बोल्ड एक्शन लेने हैं। पहला तो कि सभी लोग जितने भी मेंबर्स स्टेट रहेंगे वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे एक चार्ट, एक पाथ बनाएंगे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए। ये पहला मेजर्स उन्होंने बोला है किस तरीके से हमें फंक्शन करना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला कि जो भी न्यू मेजर्स ले जाएंगे वो ट्रांसपेरेंसी और डायलॉग बेसिस पे लिए जाएंगे, मतलब डिस्कशन वगैरह ट्रांसपेरेंस में लिए जाएंगे ताकि ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। दूसरा इन्होंने बोला है कि जो भी मिडल ईस्ट और एशिया में जो नए न्यूक्लियर क्राइसिस क्रिएट हो रहे हैं कि उसको एड्रेस करना चाहिए। जैसे आपको पता है नॉर्थ कोरिया जो है, ईरान है, यहाँ पे भी आपके आपके इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, आपके न्यूक्लियर क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, तो उसको दूर करना है, उसको एड्रेस करना है। फोर्थ उन्होंने बोला है कि ग्लोबल बॉडीज जैसे आपकी IAEA जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, या NPT है, ऐसे बॉडीज को स्ट्रेंथन करना है ताकि ये लोग प्रॉपर मेजर्स ले सके डिसआर्मामेंट के लिए। नेक्स्ट आपका होता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पीसफुल यूज़। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ नहीं है, आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, बहुत सारे यूज़ कर सकते हो आप, मेडिकल में यूज़ होता है, आपके रिसर्च वगैरह में यूज़ होता है, वहाँ पे आप यूज़ कीजिए, बट आर्म्स के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका पीसफुल यूज़ होना चाहिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, उसको प्रमोट करना है। और लास्ट में कि सभी लोग पेपर, सभी लोग आए हैं, उनको ये याद है कि एलिमिनेटिंग न्यूक्लियर वेपन इज द ओनली वे टू गारंटी दैट देयर शुड बी पीस। ठीक है, सिर्फ 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 एक वही एक तरीका है कि अगर खुद को यूज़ कभी भी ना यूज़ हो न्यूक्लियर वेपन, इसके लिए उसको एलिमिनेट ही कर दो न्यूक्लियर वेपन को, ताकि वो रहे ही ना, तो यूज़ ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये 6 फ्रंट्स उन्होंने बताए हैं कि किस तरीके से हमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो 6 फ्रंट पे हम यूज़ करेंगे तभी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट लॉन्गर टर्म में हमारा पॉसिबल है। ठीक है, उसको मेंटेन करना जरूरी है। और राइट टू पीस ऑलरेडी हमें पता है कि हमारा फंडामेंटल राइट, गांधी जी ने भी इसको प्रमोट किया था, और वो बहुत ज़रूरी है अगर हमें खुद को प्रमोट करना है। रिसेंटली जो UN ने बहुत ही रेजोल्यूशन लिया है उसमें उन्होंने बताया कि राइट टू पीस इज़ अ फंडामेंटल राइट, जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। गांधी जी की लेगेसी है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आर्टिकल्स भी आए हुए हैं जो आपके इकनॉमी से रिलेटेड है, उसके रहते हैं, वो कल बजट में मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। ठीक है, इकनॉमी सर्वे में जो मेजर चीज़ें आई थी वो मैंने आपको डिस्कस कर दी। इसके अलावा मैं जो आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा वो एक बार मैं आपको वो भी डिस्कस करूँगा। इसके अलावा भी इकनॉमी सर्वे का कुछ भी रहता है, अभी तो मैं उस डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ पाया, पढ़ने के बाद में भी कुछ इंपॉर्टेंट आएगा तो मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।